आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। शनिवार की शाम छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा भूचाल देखने को मिला है। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने विभागों में से एक विभाग पंचायत विभाग के मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम लिखे त्यागपत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदेश के लोगों को न मिल पाने और उनके अनुमोदन बगैर ही एपीओ की पदस्थापना के जैसी कई बातों का जिक्र किया है। इस त्यागपत्र के बाद मंत्री सिंहदेव अब लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सीय, शिक्षा, वाणिज्य, कर विभागों में मंत्री का पद संभालेंगे। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री द्वारा दिए गए इस त्यागपत्र के बाद विपक्ष के नेताओं को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और त्यागपत्र की बात सामने आते ही विपक्षी नेताओं के बयान भी अब सामने आने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार और कांग्रेस में कुछ भी सही न चलने की बात कही है। वहीं मंत्री सिंहदेव द्वारा पद त्याग करने के कारणों को लेकर भी उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। टीएस सिंहदेव जी इस सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री हैं और वो ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने सरकार को यहाँ तक लाने में यानी जो सफलता मिली है उस पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो भूमिका थी जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के अध्यक्ष के रूप में। आज वो निराश हैं, हताश हैं, धैर्य की सीमा मेरी टूट गई। यदि बाहर साधक मंत्री को ये कहना पड़े किसी सरकार में कि मेरी धैर्य की सीमा टूट चुकी है और मैं इस पद को धारण नहीं कर सकता, जिसका मतलब ये है कि सरकार में मंत्रियों के बीच और मुख्यमंत्री के बीच क्या स्थिति है, किस प्रकार डायलॉग नहीं है। सबसे बड़ा कारण उन्होंने जो पहले इंगित करते हुए अपने पत्र में बताया है, पहला कारण उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जिसमें हमने वादा किया था गरीबों को आवास देंगे, 8 लाख आवास भूपेश बघेल ने उसकी मंजूरी नहीं दी। भूपेश बघेल ने गरीबों के आवास बनने नहीं दिया। और मंत्री जिसे हम कह सकते हैं कि आज के समय में द्वितीय नंबर का, जिन्होंने लिखित आरोप लगा करके पंचायत ग्रामीण विकास विभाग से त्यागपत्र दिया गया और त्यागपत्र इसलिए उन्होंने दिया कि अपने कर्तव्यों का पालन करने में वो असमर्थ रहे, क्योंकि मंत्री का जो अधिकार है उस अधिकार को छीनने का प्रयास किया गया और उसके बाद में उसमें चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी बना दी गई। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहली घटना होगी। निर्णय मंत्री के द्वारा लिया जाता है, लेकिन मंत्री के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसको बदलने का अधिकार चीफ सेक्रेटरी और सचिव को दिया गया है। इससे मंत्री जी आहत होकर के जो त्यागपत्र दिए हैं, लगातार वो प्रयास किए कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिले, लेकिन जिस प्रकार से उसको रोका गया, आज 8 लाख लोग वंचित हो गए प्रधानमंत्री आवास से। लगातार इस विधानसभा में इस बात को उठाते रहे कि 13 लाख लोगों को आवास नहीं मिला है और ये बात साबित हो रही है, उनके त्यागपत्र में दिया गया है। बढ़ेंगे आगे खबरों में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिन भर राजधानी रायपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह पुरानी बस्ती स्थित इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोपहर करीब 1 बजे कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में उनका आगमन होगा। यहां सीएम छत्तीसगढ़ स्तरीय पिछड़ा वर्ग कांग्रेस महासम्मेलन में शामिल होंगे और शाम करीब 7 बजे मुख्यमंत्री निवास में विधायक दल की बैठक लेंगे। जानकारी के अनुसार आज होने जा रही इस बैठक में आगामी राष्ट्रपति चुनाव के मतदान और विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बैठक में मंत्री सिंहदेव द्वारा दिए गए त्यागपत्र को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। और इधर 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर राकेश रंजन भी रायपुर पहुंच चुके हैं। रायपुर पहुंचते ही उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा में वोटिंग संबंधी तमाम तैयारियों का जायजा लिया है और सभी व्यवस्थाओं को बारीकी से देखने के बाद आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ निर्वाचन अधिकारी पी दयानंद समेत विधानसभा सचिव और रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद रहे। बाहर।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में आज भी कांग्रेस मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठ विभाग के अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। जानकारी के अनुसार आज की इस बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित तमाम आला बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान संगठन चुनाव और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। कार्यकारिणी की बैठक होती है, जो भी हर बार एजेंडा होता है उसी वही होगा। पार्टी किस तरीके से चल रही है, क्या पहले काम दिए गए हैं, मेंबरशिप ड्राइव है, बूथ कमेटियां हैं, उसकी प्रोग्रेस है। वो कार्यकारिणी के हर सदस्य किसी न किसी ज़िले का प्रभारी है, उस ज़िले से संबंधित क्या समस्याएं हैं, उसका क्या समाधान किया, ये सब चर्चा होती है। तो वही कोई खास बात नहीं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक आज होने जा रही है। बताइए जा रहा है कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश आज की ये बैठक लेने वाले हैं और बैठक में सभी सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। जानकारी के अनुसार बैठक में आगामी राष्ट्रपति चुनाव और विधानसभा मानसून सत्र में सरकार को घेरने को लेकर रणनीति तैयार करने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। तो शनिवार शाम से ही हो रही लगातार बारिश से महासमुंद में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से शहर के आसपास के खेत तालाबों में बदल गए हैं। वहीं शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, NH 353 सहित सब उससे लगी हुई कई जो कॉलोनियां हैं उसमें जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मुख्य मार्ग पर 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही शहर के आसपास के सभी नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह पर पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। इसके कारण जिले के कई ग्रामीण इलाकों के रास्ते बंद हो गए हैं और उनसे संपर्क जो है लगभग टूट गया है। जिला कलेक्टर के जिले के चारों ओर SDM को अपने क्षेत्रों के आकलन करने के निर्देश दिए हैं। पानी में नहाते थे हम लोग, जो गर्मी में पढ़ाई कर रहे थे, तो बारिश होती थी तो मई को हुए बुजुर्ग बाल किशन ताम्रकर के हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा करते हुए ये बताया कि मृतक की हत्या उसके ही नौकर ने की थी। पुलिस ने यह भी बताया कि कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान आरोपी सतानंद यादव ने हत्या करने की बात कबूल कर ली है। उसने हत्या की वजह बताते हुए ये कहा है कि मृतक उसे बाकी नौकरों और मजदूरों के सामने बार बार डांटता और चिल्लाता था। इसी बात से आहत होकर आरोपी ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जो नौकर है उसको बाकी प्रदेश भर में हो रही तेज बारिश से प्रदेश के अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई स्थानों पर हादसे भी हो रहे हैं। एक ऐसा ही हादसा जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र के ग्राम मानपुर के से निकलकर सामने आया है। दरअसल गांव के लीला नगर नदी में बने एनीकट पर पानी एनीकट के ऊपर से बह रहा है। इसका बहाव भी काफी तेज है। इसी तेज बहाव के एनीकट को पार करने के प्रयास में एक बाइक सवार दंपति अपने 4 वर्षीय बच्चे के साथ नदी में बह गए। घटना में पति और पत्नी किसी तरह तैरकर सुरक्षित निकल गए, लेकिन 4 साल का मासूम लापता हो गया है। घटना के बाद से लापता बालक की तलाश जारी है।
और बात करेंगे कोरोना की, तो छत्तीसगढ़ में नए कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा एक बार फिर से 500 के पार पहुंच चुका है। शनिवार को प्रदेश भर में 505 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है, जिसके साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 4.78% तक जा पहुंची है। आपको ये भी बता दें कि शनिवार को प्रदेश भर में 11,280 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिनमें सबसे अधिक 118 मामले दुर्ग से सामने आए हैं। वहीं रायपुर की बात करें तो 76 और राजनांदगांव में 47 मामले सामने आए हैं। इसके बाद प्रदेश में सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या 2,656 हो गई है। क्या होती है असंसदीय भाषा? युवाओं ने किन किन शब्दों का गढ़ लिया है अपना ही नया रूप? इस पर देखिए हमारे प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा की ये खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। सुभाष की बात में दरअसल बात इस तरह भी होनी चाहिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय पूरे देश में जो कुछ चर्चा हो रही है वो संसद में असंसदीय भाषा और आचरण को लेकर हो रही है, और कुछ शब्दों को असंसदीय मानकर या अभद्र मानकर उसको अलग किया गया है। भाषा जो है वो व्यक्ति की मर्यादा और शालीनता का प्रथम आचरण है। व्यक्ति क्या है और वो किस तरह से बातचीत करता है, उसके शब्दों से यह अभिव्यक्त होता है। दरअसल किसी भी व्यक्ति के चरित्र का जब मूल्यांकन किया जाता है तो हम देखते हैं कि उसकी भाषा कितनी संयत है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो लोगों से किस तरह से आचरण करता है। विधायिका और कार्यपालिका की भाषा धीरे धीरे विकृत होती जा रही है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी जुबान आए दिन फिसलती है, और चुनाव में तो कुछ ज़्यादा ही ये जुबान फिसलती है। तो संसद के भीतर कई बार ऐसा आचरण हुआ है कि जहाँ पर लोग अपनी भाषा का नियंत्रण खो देते हैं। इसलिए संसद ने या विधानसभाओं ने ये किया है कि कोई भी जो सांसद है, विधायक है, वो जो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो इस तरह की भाषा बोलें या इस तरह के शब्दों को उच्चारित करें जो असंसदीय ना हो। जो सदन में घटना हुई है उसे मुझे अत्यंतिक पीड़ा हुई है। आसन पर पर्चे फेंकना, आसन की अवमानना करना हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। सवाल ये है कि गांधी जी, हम जिनको राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने भी इसको लेकर जब एक शब्द कहा कि जो सफाई के कर्मचारी थे उनको हरिजन शब्द से संबोधित किया, हरि का जन, पर कालांतर में लोगों की भावना नहीं बदली तो हरिजन शब्द भी धीरे धीरे एक प्रतीक हो गया और बाद में उसको भी हटाना पड़ा। बहुत सारे शब्द हैं, दरअसल वो जब एक आइडेंटिटी की तरह या अपमान की तरह लगने लगते हैं तो वो लोगों की जो भावना है वो किस तरह से लोग उसको व्यक्त कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। सामाजिक प्रक्रिया और जटिलता के बारे में अगर हम चाहते हैं कि उसका कोई सरलीकरण करें और हम कहें कि ये शब्द को हटा दें, लोगों की भावना ना बदले और केवल शब्द बदले, तो ये मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारा शब्दकोश जो है वो खाली हो जाएगा और हमारे पास शब्द जो है वो रहेंगे नहीं। आप किस भावना से बोलते हैं, आप किस तरह का किस संदर्भ में बोलते हैं, महत्वपूर्ण ये होता है। महत्वपूर्ण वो शब्द नहीं होता है जिसको लेकर इन दिनों बातचीत हो रही है। जो एक संसद का सदस्य है या जो विधानसभा का सदस्य है, वो जो कुछ बात कहता है तो ये समझते हैं कि उसके पास एक सेंस है और वो अपनी बात को रखने के लिए कुछ शब्दों का, कुछ शेर शायरी का, कुछ कविताओं का इस्तेमाल करता है। वो ये भी कोशिश की जाती है कि वो किसी प्रकार का ऐसा शब्द ना कहे, और यदि वो कहता है तो जो भी वहाँ पर कार्य संचालक होते हैं, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष हों या जो भी उस समय आसीनदे पे बैठे हों, वो शब्द को विलोपित करने की मांग होती है और उस शब्द को वहाँ से विलोपित कर दिया जाता है। ये अध्यक्ष के विवेकाधीन होता है कि वो किस तरह से इन शब्दों को कार्रवाई से बाहर करने के लिए आदेश पारित करता है। पहली बार 1999 में ये असंसदीय शब्दावली आई और उसके बाद धीरे धीरे हर साल बहुत बार कुछ शब्दों को विलोपित करने की कार्रवाई की गई जिन्हें
असंसदीय शब्द माना गया। ये तो बात हुई एक सदन की कार्रवाई की, पर बात यह है कि हम अपने पूरे जीवन में क्या देखते हैं। अभी जब से टेक्नोलॉजी आई है, जब से हमारा नया युवा बहुत सारे शब्दों के शॉर्ट फॉर्म के रूप में उनका इस्तेमाल करता है, और वो बहुत सारे शब्द जो अश्लील हैं, जिनकी अगर हम कहें कि बोलचाल में या अगर हम उनके अर्थ में जाएं तो वो एक प्रकार से असंसदीय हैं। तो उन शब्दों को, जैसे सिट है, बेड है, इनको संसद ने, मेंढी की कूट है, ये शब्दों को पहले संसद ने खारिज किया। पर अभी जो नई शब्दावली है, जो समाज में प्रचलित है, जो टेक्नोलॉजी के आने के बाद है, उसने बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म को भी बना लिया और वो भाषा लोगों के बीच में बोली जा रही है। अभी रिश्वत, ब्लैकमेल, रिश्वतखोर, चोर, डाकू, लानत, धोखा, नीच, डार्लिंग जैसे शब्द को असंसदीय माना गया है। अब चूंकि इसकी लिस्ट जो है, एक लंबी लिस्ट आई इधर के दिनों में जिनको असंसदीय शब्द माना गया, तो अब एक तो हमारे लोगों की शब्द सामर्थ्य जो है वो कम है, धीरे धीरे पढ़ने लिखने का संस्कार कम हुआ है, और उसके बाद यदि बहुत सारे शब्दों को जो चलन में है उनको असंसदीय मान लिया जाए। दरअसल होना ये चाहिए कि उसकी भावना क्या है। यदि आप किसी अपर सदस्य को अंगूठा चाप कहते हैं तो निश्चित रूप से आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप बहुत जगह हम लोगों ने समाज में भी बहुत सारे शब्दों को संक्षेप कर दिया है। अभी जो है हम जो दोस्तों को से बात करते हैं या भाई से बात करते हैं तो वो ब्रो हो गया है। बहुत सारी जो शब्दावली है वो सिमट गई है, लोग संक्षेप में बात करने लगे हैं। तो ये जो शब्दावली है, इन शब्दावलियों को यदि हम देखें और उसके छोटे छोटे फॉर्म की बात करें तो टेक्नोलॉजी ने इन सब को सबसे ज़्यादा जो है वो शब्दों को, जो मोबाइल में अगर बे है तो इसका फुल फॉर्म है बिफोर एनी एल। तो ये युवा लोग बहुत बोलते हैं। अपने किसी पार्टनर को बहुत नज़दीक बताने के लिए भी बहुत सारे जो शब्द लोग लिखते हैं तो उसमें कैप्शन के साथ BAE या PEE, इसका भी बहुत चलन आजकल है। और बहुत सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी में गाली हैं, उसको भी लोग जो है बहुत कॉमन बोलचाल में लोग करते हैं। तो समाज कई कई शब्दों को स्वीकारता है। अगर हम साहित्य की बात करें तो हम चाहे मंटो की बात करें, चाहे प्रेमचंद की बात करें, उनकी कहानियों में भी, कृष्णा सोबती की भी कहानियों में बहुत जगह कई, चाहे हमारी महिला राइटर प्रभा खेतान हो, बहुत बार चरित्र के साथ भी बहुत सारे शब्द आते हैं। दरअसल वो चरित्र के लिए होते हैं पर उनकी भावना वो नहीं होती। तो यहाँ देखना ये चाहिए कि जो बोल रहा है उसकी भावना क्या है उस शब्द के साथ। अगर उस शब्द के साथ उसकी भावना अलग है तो फिर कहीं बात होती। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि रोने गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होगा नहीं, पेट भर के गालियाँ दो, जी भर के बद्दुआ। दरअसल जब दुष्यंत कुमार कहते हैं तो पेट भर के गालियाँ, जी भर के बद्दुआ कहते हैं, तो देखते हैं कि एक आदमी के पास और कुछ नहीं है तो क्या कर सकता है, तो वो अकेले में गाली दे सकता है, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता है। पर यहाँ चूंकि संसद की बात हो रही है, असंसदीय शब्दों की बात हो रही है, तो इसमें ये देखना चाहिए कि जो सदस्य बोल रहे हैं वो उनकी भावना क्या है। अगर उनकी भावना, शब्द बहुत अच्छे हैं पर उनकी भावना क्या है। अभी पिछले दिनों जब किसान आंदोलन कर रहे थे, स्वयं संगठन आंदोलन कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है, कोई मुझे बताएं। अभी टुकड़े टुकड़े गैंग एक शब्द है जो बहुत बोला जा रहा है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ओ माई गॉड को जो है OMG की तरह बोला जाता है। बहुत सारे शब्द जो है TBH, ये सोशल मीडिया में बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट। अब लोगों ने अपनी अपनी शब्दावली भी गढ़ ली है। यूथ ने एकदम अपनी एक नई शब्दावली गढ़ी है। तो शब्द हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये है कि ये जो शब्द हैं, और धीरे धीरे चूंकि भाषाएं भी बहुत सारी और बोलियां भी विलुप्त हो रही है, तो हमारी शब्द सामर्थ्य कम हो रही है। ऐसे में अगर बहुत सारे शब्द असंसदीय भी हो गए तो फिर मुझे लगता है कि आप एक बीमारी का इलाज करने की बजाय आप उसमें कहीं कोई ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं, वो रास्ता जो है
लोगों की भावना, व्यवहार, संवेदना बदलने की बजाय आप शब्द बदल रहे हैं, और शब्द बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। ये शब्द धीरे धीरे अगर मान लो विलुप्त भी हो जाएंगे तो ये शब्द कोई खास मतलब कहना चाहिए कि वो संसद में ना बोले जाएंगे, पर जीवन में बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर हम असंसदीय शब्दावली की बात कर रहे हैं तो हमारे नेताओं का आचरण क्या है, चुनाव में किस तरह के आरोप प्रत्यारोप मंच से लग रहे हैं। केवल संसद में किसी शब्द को विलोपित कर देने से, अमर्यादित करा कर देने से कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केवल सब चीज़ों को टालना है। हमारी जितनी गालियां हैं वो सब स्त्रियों को लेकर है, स्त्री के जनानांग को लेकर है। हम चूंकि एक मेल डोमिनेटिंग समाज में रहते हैं तो हमारी अधिकांश गालियां स्त्रियों को संबोधित होती है। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि हम किस तरह की बोली भाषा बोल रहे हैं, या हरिजन जैसा शब्द हमको हटाना पड़ता है, या अभी दलित को भी लेकर लोग कह रहे हैं कि ये भी शब्द अलग करें। बहुत सारे शब्दों के साथ चूंकि हम अपनी भावनाएं नहीं बदल रहे हैं, हम शब्द तो अच्छे ला रहे हैं, पर हम किस तरह से बोल रहे हैं, हम किस तरह से उसको उच्चारित कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।